नमस्कार दोस्तों, मैं एसआर सैनी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास ली थी उसके अंदर हमने ज्योग्राफी का जो टॉपिक था वो लिया था। दोस्तों आज नए सिरे से आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर कंपटीशन में लगभग आता है रहता है और हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन उठा लिया जाता है, पूछा जाता है। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है, इसके अंदर ऊपर से आंकड़े लिए जाते हैं और ये आंकड़े एक थोड़ा सा अपन ध्यान दे लेंगे एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे तो कभी भी किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कंपटीशन छोटी या बड़ी हो, टीचर्स की हो या अदर कोई भी हो, उसके अंदर ये आपका गलत नहीं होगा। बशर्ते आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद में एक एक चीज क्लियर होने वाली है आज। ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना सूर्य ताप एवं ऊष्मा बजट, इंसोलेशन एंड हीट बजट। ठीक है फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ेंगे अपन सूर्य ताप पढ़ेंगे, उसके बाद में ऊष्मा बजट पढ़ेंगे। इसको दो भागों में करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सूर्य ताप कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। तो जैसे हम मानते हैं, समझते हैं, समझने के लिए दोस्तों कि ये अपना सूर्य है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये अपना सूर्य है, मान लेते हैं। तो दोस्तों ये सूर्य है, तो सूर्य कहां पर है? अपने पृथ्वी से कहां पर है? ये 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? ये अपनी पृथ्वी मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे है दोस्तों? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो दोस्तों कई किताबें इसको 15 करोड़ भी लिखती है, 15 करोड़। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है कि इसमें राउंड फिगर के अंदर 15 करोड़ माना गया है। तो पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दोस्तों ये सूर्य है, तो सूर्य से जो अपने को प्रकाश ऊर्जा, गर्मी जो प्राप्त होती है सूर्य से पृथ्वी को, वो कितनी प्राप्त होती है? 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। कितना होता है? 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। आया दोस्तों समझ में? जो सूर्य है, जो सूर्य अपनी कुल ऊर्जा का जो उत्पादन करता है उसका कितना? 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। बाकी जो अपने वायुमंडल में और चारों तरफ फैल जाता है, वहीं रह जाता है। पृथ्वी की बात करते हैं तो कितना? 2 अरबवां भाग ही पहुंच पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? तो ये कितना, इतनी दूर है, इतना भाग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। डेफिनेशन के लिखते हैं तो हम समझते हैं लिखते हुए। हम देखते हैं जो सूर्य है दोस्तों, हम सूर्य ताप देख रहे हैं। सूर्य है, सूर्य अपनी कुल ऊर्जा का, सूर्य अपनी ऊर्जा का 2 अरबवां भाग 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर भेजता है या पहुंच पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी में पहुंचता है सूर्य, बाकी और अदर जगह चला जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है दूसरी चीज सौर स्थिरांक। इसके बाद में एक चीज आती है सौर स्थिरांक। तो हम देखते हैं सौर स्थिरांक क्या होता है। सौर स्थिरांक दोस्तों ये क्या चीज है समझते हैं पहले। जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है
उसका कितना प्रतिशत किस स्तर पर जो पृथ्वी के ऊपर पहुंच रहा है, जो ऊर्जा पहुंच रही है, उसको हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। समझते हैं दोस्तों कि जैसे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी कैलोरीग्राम, जो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। ये किसमें? ग्राम कैलोरी में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको नापने के लिए इसको ग्राम कैलोरी के अंदर लिखा जाता है। ये किस प्रकार होता है दोस्तों? ये 2 ग्राम कैलोरी के हिसाब से प्राप्त होता है प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, आया समझ में? हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा तो भूल नहीं पाएंगे। सौर स्थिरांक 2 ग्राम, इसको लिख लेते हैं 2 ठीक है, 2 ग्राम कैलोरी प्रति 2 ग्राम कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? कितना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कैलोरी है, 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होता है। जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसको हम सौर स्थिरांक के नाम से जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? आगे देखते हैं, आगे अपना सूर्य ताप के अंदर दोस्तों हमने देखा कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ये चीज हमने समझ ली। कितना दूर है? 15 करोड़, राउंड फिगर की बात कर रहे हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं दोस्तों, हम आगे बात करते हैं सूर्य के किस प्रकार जो अपने को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किस प्रकार प्राप्त हो रही है। ये प्राप्त हो रही है हमें लघु तरंगों से सूर्य की किरणें या विकिरण किरणें प्राप्त होती है। दोस्तों हम समझते हैं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लघु किरणें। नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ये क्या चीज होती है समझते हैं। जैसे दोस्तों ये अपना सूर्य है, तो जैसे मान लेते हैं कि अपना ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, समझने की कोशिश करते हैं हम। तो सूर्य से किरणें किस प्रकार आती है? इस प्रकार आती है, इस प्रकार आती है। जो आती हुई है किरणें आती है वो कौन सी होती है? लघु तरंगे होती हैं। इनको किस नाम से जाने जाते हैं? लघु तरंग होती हैं। और जो टकरा के वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? ये दीर्घ होती है, दीर्घ तरंग होती है। दोस्तों लघु और दीर्घ में क्या फर्क हुआ? लघु की बात करते हैं तो लघु तरंगे क्या होती है दोस्तों? इनकी गति भी अधिक होती है। किनकी तुलना में? दीर्घ की तुलना में लघु की गति भी अधिक होती है और इसकी
वेधन क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए इसे लघु तरंग के नाम से जाना जाता है। और जो लंबी और वापस रिटर्न होती है, टकरा के वापस जाती है, वो दीर्घ तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो हम दोस्तों देखते हैं लघु तरंग क्या होती है, समझते हैं कि जैसे इस प्रकार तरंगे चलती है, ठीक है, इस प्रकार तरंगे चलती है, ठीक है। तो ये तरंगे चल रही है, ठीक है, ये तरंगे चल रही हैं, तो इनको क्या नाम देंगे, इनको हम लघु तरंग देंगे। लघु तरंगों में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, गति अधिक पाई जाती है। क्या होती है, गति अधिक पाई जाती है। और हम दीर्घ की बात कर लेते हैं और इसमें वेधन क्षमता की बात करते हैं इससे पहले। तो वेधन क्षमता है इनकी, क्या है, वेधन क्षमता भी अधिक पाई जाती है, किनकी तुलना में, दीर्घ तरंगों की तुलना में। दोस्तों दीर्घ की बात करते हैं, दीर्घ तरंगों की बात करते हैं या किरणों की बात करते हैं, तरंग लिख लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। जैसे मानते हैं दीर्घ तरंगे की बात करते हैं तो ये लंबी होती है, इस प्रकार होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दीर्घ तरंगे होंगी, ये दीर्घ तरंगे इस प्रकार चलती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इनकी गति होती है तो लघु की तुलना में कम होती है दोस्तों, और वेधन क्षमता भी इनकी क्या होती है, कम होगी इनकी तुलना में लघु की तरंगे, लघु तरंगों के आधार में, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जो सूर्य से जो प्राप्त होता है, क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, किस प्रकार प्राप्त होती है, दीर्घ और लघु रूप के अंदर प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में आपके। दोस्तों देखते हैं जैसे ये दीर्घ तरंगों के, लघु तरंगों के रूप में जो सूर्य से जो प्रकाश, जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो हम पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार प्राप्त होती है समझते हैं। कि जैसा कि हम देखते हैं कि इनकी गति क्या होती है दोस्तों, इनकी गति होती है दोस्तों, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी के ऊपर 8 मिनट और 17 सेकंड में प्राप्त होती है। किस प्रकार प्राप्त होती है, ये लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं कि सूर्य से लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, हम सेकंड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेकंड की बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड की गति से 8 मिनट 17 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, कितना सूर्य से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। और इनकी गति की बात करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर प्रति मिनट की दर से पृथ्वी के ऊपर 8 मिनट और 17 सेकंड का समय के बाद पृथ्वी पे पहुंचती है। दूर कितना है दोस्तों, हमने पढ़ा कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आ रहा है समझ में, सीधा सीधा है। देखते हैं अगर दोस्तों हम इसके अंदर मील की बात कर लेते हैं, अगर मील की बात कर लेते हैं तो 1.86 मील प्रति सेकंड इनकी दर होती है। अगर मील में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी, तो मील की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा 1.86 मील प्रति सेकंड की दर से ये पृथ्वी पर लघु तरंगों के रूप के अंदर पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हम सूर्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो सूर्य है अपना, तो सूर्य के जो बीच का भाग होता है इसे क्या कहते हैं, कोर के नाम से जानते हैं।
ये बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, कोर होता है, इसको कोर के नाम से जानते हैं, COER, कोर। ठीक है दोस्तों, ये कोर का अगर तापमान की बात कर लेते हैं, अब सूर्य के तापमान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ बीच का तापमान कितना है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों, ये दोस्तों होता है, कितना होता है, 2 करोड़ डिग्री। कितना है दोस्तों, ये 2 करोड़ डिग्री होता है इसका कोर का तापमान। अगर इसके हम बाहरी परिधि की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो बाहर की परिधि है, तो यहाँ का तापमान कितना होता है दोस्तों, लगभग 6000 डिग्री होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री तापमान होता है। ठीक है, आया समझ में। हम डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो इसको सूर्य का कोर का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री होता है। और दोस्तों इसकी अगर बाह्य परिधि की बात करते हैं, और बाह्य परिधि की बात करते हैं, बाह्य परिधि की बात कर लेते हैं, बाह्य परिधि का तापमान की बात कर लेते हैं, तो कितना होता है, 6000 डिग्री, 6000 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर सूर्य की स्थिति यह है, देख रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेते हैं कि ये अपना सूर्य हो गया, ये बीच में क्या हो गया, कोर हो गया, ये कोर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं कि कोर के बाद में हमने देखा था जो सूर्य है इसके वायुमंडल भी होता है। तो जैसे कि कोर के बाद में जो वायुमंडल होता है सूर्य का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों समझते हैं कि जो बाहर वाला है उसको हम वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने देखा जो बीच वाला जो कोर का जो तापमान होता है वो 2 करोड़ होता है, 2 करोड़ डिग्री होता है, ये देखा हमने। और इसके बाद में देखा दोस्तों, हमने देखा जो बाहर की परिधि है, वो बाहर की परिधि का तापमान देखते हैं, तो ये कितना होता है, 6000 डिग्री तापमान होता है। कहाँ का, बाह्य परिधि का। और ये कोर का है, बीच का है। ठीक है, हमने ये चीज देखी। जो सूर्य है, सूर्य के बीच वाला हिस्सा है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको कोर के नाम से जानते हैं। और इस कोर का तापमान की बात करते हैं तो 2 करोड़ डिग्री तापमान होता है दोस्तों। और बाह्य परिधि की बात करते हैं तो यहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री होता है। और जो सूर्य के जो वातावरण होते हैं उसे प्रकाश मंडल और वर्णमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य के हम देख लेते हैं कि सूर्य के वायुमंडल, प्रकाश मंडल एवं वर्णमंडल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये चीजें आपके जो सामने है हम उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये सारा एक एक चीज थोड़ी सी अपने क्लियर हो जाए। हमने देखा दोस्तों, सबसे पहले देखा जो सूर्य से जो कुल ऊर्जा होती है उसका पृथ्वी को मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त
होता है। उसके बाद में देखा दोस्तों सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या है कि जो सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है उसको सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। तो वो कितनी है, वो 2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कहीं पर ये इसको लेजली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इसको लेजली भी कहा जाता है। लेजली, 2 लेजली, इसको 2 ग्राम लेजली प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसको लेजली भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे हम इस चीज का। आगे देखते हैं जो सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्थित है, ये चीज देखी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने देखा सूर्य से जो किरण प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्ति होती है पृथ्वी को, वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जो हमने लघु तरंग पढ़ी, उनकी गति भी अधिक होती है, वेदन क्षमता भी अधिक होती है, किसके तुलना में, दीर्घ तरंगों के तुलना में। ये हमने दीर्घ तरंगे देखी। आगे हमने देखा कि पृथ्वी से सूर्य से जो लघु तरंगे प्राप्त होती है, लघु तरंगों के रूप में जो पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से प्राप्त हो रही है। तो वो 15 करोड़ किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेती है, वो दोस्तों 8 मिनट और 17 सेकंड में तय कर लेती है और पृथ्वी पर पहुंच जाती है। दोस्तों इसके आगे देखा हमने, क्या देखा, अगर मील की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मील में कितना होगा दोस्तों, 1.86 मील लाख प्रति मिनट प्रति सेकंड है दोस्तों। ये प्रति सेकंड की दर से प्राप्त होता है। 1.86 मील लाख प्रति सेकंड की दर से सूर्य का जो तापमान होता है मील के अंदर पृथ्वी को कितना, 1.86 मील लाख सेकंड की दर से प्राप्त होता है। ये चीज हमने देखी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने देखा कि सूर्य का कोर का तापमान कितना होता है, 2 लाख डिग्री, कितना होता है, 2 लाख डिग्री होता है। ये चीज हमने देखा। इसकी बाह्य परिधि की बात कर लेते हैं, तो ये देखा हमने 4000 डिग्री होता है। आगे देखा कि सूर्य के वायुमंडल भी होते हैं, जिसे हम प्रकाश मंडल और वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, सौर कलंक। एक सौर कलंक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, सौर कलंक के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमने देखा कि सूर्य का कोर का तापमान 2 करोड़ डिग्री है। तो दोस्तों ये तापमान किस प्रकार उत्पन्न होता है अपने सूर्य के अंदर, ये चीज है इसके अंदर। तो दोस्तों हम समझते हैं, जैसे कि अपना ये सूर्य है, ये सूर्य मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए पढ़ा इसके अंदर देख लिया हमने। जैसा अपना ये सूर्य है, इसके अंदर क्या होगा, ये कोर होगा। दोस्तों ये कोर है, उस कोर का तापमान कितना होता है, 2 करोड़ डिग्री होता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार होता है दोस्तों, ये इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। क्या है, हाइड्रोजन गैस विद्यमान है। तो हाइड्रोजन गैस विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। दोस्तों एक तो होती है नाभिकीय संलयन और एक होती है नाभिकीय विखंडन। ये परमाणु बम में होता है विखंडन, पर सूर्य में संलयन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों संलयन की प्रक्रिया होती है सूर्य के अंदर। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु अगर क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने के बाद में क्या होता है, उसको हीलियम गैस में परिवर्तन हो जाती है। और हीलियम गैस में परिवर्तन होने के बाद में ताप और दाब समान हो जाता है।
इस वजह से वहां विस्फोट होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। इस वजह से वहां पर तापमान ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा, ये बीच में जो देखा सूर्य का क्या होता है, कोर होता है। कलंक में क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं कि ये बीचों बीच में क्या होता है, कोर होता है। इसको कोर के नाम से जानते हैं। और यहाँ का तापमान कितना देखा हमने, 2 करोड़ डिग्री होता है दोस्तों। तो दोस्तों सौर कलंक की जो क्रिया होती है सूर्य के अंदर कब होती है, ये दोस्तों होती है जैसे अपने ये क्या होता है, ये नाभिकीय संलयन, ये संलयन प्रक्रिया होती है, संलयन प्रक्रिया होती है। तब क्या होता है दोस्तों, जैसे देखते हैं, हम समझते हैं कि जैसे अपन सूर्य के अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन क्रिया करेगी तो क्या नॉर्मली क्या बनती है, H2 बनती है। अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ क्या, और यहाँ पर क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ ताप और दाब, ताप और दाब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। अगर नॉर्मली बात करते हैं तो ताप और दाब उल्टा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है। पर हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य के अंदर दोस्तों क्या होता है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के क्रिया करती है तो क्या बनता है दोस्तों, हीलियम बनता है। कौन सी गैस, हीलियम, हीलियम गैस बनती है। और हीलियम गैस बनती है और वहां पर ताप और दाब की बात कर लेते हैं तो ये समान होते हैं, समान तरीके से कार्य करते हैं। इस कारण से इसके अंदर क्या होता है, संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है, तो क्रिया करने के बाद में हीलियम गैस में परिवर्तन हो जाती है। और ताप और दाब की बात करते हैं तो वो समान तरीके से, समान प्रक्रिया से कार्य करते हैं। तो विस्फोट होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन के विस्फोट होते रहते हैं, तो वो अधिक होंगे तो क्या होगा, तापमान की अधिकता होगी। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर भी तापमान अधिक महसूस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य में विस्फोट हो रहे हैं, तापमान की अधिकता हो रही है, अधिक बन रहा है, तापमान अधिक बन रहा है। तो उसके अगर विस्फोट के बाद की बात करते हैं, नाभिकीय संलयन की विस्फोट की अगर अधिकता हो गई उसके बाद की बात करते हैं, तो दोस्तों वहां पर होता क्या है कि कुछ दिनों के लिए नाभिकीय संलयन कम हो जाता है, प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कलंक की स्थिति उत्पन्न होती है। कलंक का मतलब काले धब्बे हो जाना, वहां पर संलयन की मात्रा कम हो जाना, उसकी प्रक्रिया कम हो जाना और वहां पर तापमान कम हो जाना। अगर वहां पर तापमान कम होगा, कहां पर, सूर्य की बात कर रहे हैं हम, तो सूर्य पे अगर तापमान की बात करते हैं तो सूर्य के तापमान कम होगा तो पृथ्वी पर भी क्या होगा, कम महसूस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है सौर कलंक। तो हम सौर कलंक की बात कर रहे हैं, तो ये सौर कलंक कहां पर होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों प्रकाश मंडल में होता है। तो अपना प्रकाश मंडल कहां पर है, ये रहा, ये प्रकाश मंडल में होगा, प्रकाश मंडल में होता है, जिसे हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों शब्द की बात करते हैं तो ये जो अपन जो बात कर रहे हैं सूर्य के कि कलंक की बात कर रहे हैं, तो कलंक जहां उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर वाले भाग की बात करते हैं। तो जो अंदर वाला भाग है उसे अम्बरा कहते हैं, UMBRA, अम्बरा के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो बाहर वाला भाग है कौन सा है, वनमंडल वाला है, परिधि वाला भाग है बाहर वाला, जिसे हम पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं, पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं। पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ी सी शब्दावलियां हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। ये शब्दावलियां ऊपर आती है क्वेश्चन में। जो सौर कलंक का अंदर वाला भाग है इसको किस नाम से जानेंगे, इसे अम्बरा के नाम से जानेंगे। और जो बाहर वाला परिधि के पास वाला भाग है
हम उसको किस नाम से जानेंगे, पेनुम्ब्रा के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये सौर कलंक उत्पन्न हो रहा है सूर्य के अंदर। तो सूर्य में जब उत्पन्न हो रहा है तो वहां का तापमान अधिक होगा, और उसके बाद में संलयन के बाद में जो मतलब विस्फोट की स्थिति कम हो जाएगी, प्रक्रिया कम होगी। उसके बाद की बात करते हैं तो यहाँ तापमान कम होगा। और हम परिधि की बात कर लेते हैं, तो परिधि पर तापमान कितना होगा दोस्तों, यहाँ 1500 डिग्री तापमान कम महसूस होता है। आया समझ में? नॉर्मली कितना होता है, 6000 डिग्री होता है, और जब कलंक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लगभग वहां 1500 डिग्री तापमान कम महसूस किया जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सौर कलंक समझ में आ गया। इसके और डेफिनेशन में कुछ शब्दों में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि सूर्य में नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने समझा कि हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो हीलियम गैस बनती है, और दाब समान होने के कारण यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं सौर कलंक का आंतरिक भाग अम्बरा कहलाता है, और बाह्य भाग क्या कहलाता है, पेनुम्ब्रा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में? आगे हमने देखा दोस्तों, क्या देखा, सौर कलंक के समय सूर्य की बाह्य परिधि का तापमान 4500 डिग्री हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखा हमने। इसके बाद में देखा दोस्तों सौर कलंक फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं, ये चीज देखा हमने। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमने देखा दोस्तों सौर कलंक हर 11 साल बाद उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सौर कलंक कितने साल बाद होता है, ये 11 साल बाद उत्पन्न होता है। ये चक्र सा प्रक्रिया से चलती रहती है। हम दोस्तों देखते हैं सौर कलंक की बात कर रहे हैं, तो ये सौर कलंक का पता कैसे चला, इस चीज के बारे में देखते हैं। सौर कलंक की पहचान
सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सौर कलंक होते हैं, इसकी पहचान किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सौर कलंक होता है, जो सूर्य होता है उसके अंदर एक सौर कलंक नाम से जो ये शब्द है, ये प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस प्रकार होती है? हर 11 साल बाद उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में क्या होता है? कोर होता है। कोर के अंदर जो मंडल होते हैं क्या होते हैं? फोटोस्फीयर होता है, वर्ण मंडल होता है, प्रकाश मंडल होता है। तो ये सौर कलंक प्रकाश मंडल में उत्पन्न होता है, ये हमने देखा। ठीक है, क्यों उत्पन्न होता है? ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या देखा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से क्रिया करती है, उसके बाद में हाइड्रोजन हीलियम गैस बनाती है। हीलियम गैस ताप और दाब समान होने के कारण वहां तापमान अधिक उत्पन्न हो जाता है, ये देखा। सौर कलंक के जो अंदर वाला भाग है उसे अम्बरा के नाम से जानते हैं, बाह्य वाला भाग है इसे पेनुम्ब्रा के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपके सामने, ये चीजें लगभग पूछी जाती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो ये चीजें हर कंपटीशन में आती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।